हेलो दोस्तों, आपकी होस्ट, आपके दोस्त और आपकी शुभचिंतक गाइड आपसे फिर मिलने आई है। आज हमारी माँ सतवंती क्लास की 21 क्लास है और माँ सतवंती क्लास में आपका बहुत 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 स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी एंशंट हिस्ट्री की जो लूशन जीके की सीरीज़ है उसको जारी रखे हुए होंगे और उसको काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम पहले अपनी 20 क्लास का थोड़ा रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम अपनी 21 क्लास को शुरू करते हैं। 20 क्लास में हमने ब्राह्मण साम्राज्य और मौर्योत्तर साम्राज्य के बारे में पढ़ा था कि कैसे जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस फ्रंटियर की तरफ से, जो उत्तर पश्चिमी भाग की तरफ से विदेशी शासकों के जो आक्रमण हुए थे, उनके साथ साथ मगध में, पाटलिपुत्र में, महाराष्ट्र के एरिया में जो है ब्राह्मण वंश के राज्य एग्जिस्ट कर रहे थे कि उनमें शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और वाकाटक वंश, इनका शासन चल रहा था। तो हमने कल जो बात की थी, पिछली क्लास में शुंग वंश के बारे में बात की थी। उसमें पुष्यमित्र शुंग इसके संस्थापक थे। पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र, वसुमित्र, भागभद्र और देवभूति आए, जिसमें देवभूति अंतिम शासक थे और बृहद्रथ की हत्या करके मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने और विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। और देवभूति को की हत्या करके वासुदेव ने 73 BC में कण्व वंश की स्थापना की थी। कण्व वंश 75 BC से 30 BC तक चला और ये काफ़ी छोटा वंश था और इसका संस्थापक वासुदेव थे और अंतिम शासक सुशर्मा थे। उसके बाद आया सातवाहन वंश, जो कि भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। लगभग 280 वर्ष तक इसका शासन चला। इसकी स्थापना शिमुक ने की थी और शातकर्णी प्रथम, हाल, गौतमीपुत्र शातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी, गौतमीपुत्र शातकर्णी और पुलवामी चतुर्थ इसके काफ़ी फेमस शासक रहे। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र कहा है और अभिलेखों में इसको सातवाहन कहा है। तो इस लिए इसको कभी कभी आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। मत्स्य पुराण है जो है प्राचीन पुराण है और सातवाहन वंशावली से रिलेटेड है। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान औरंगाबाद महाराष्ट्र में थी और राजकीय भाषा प्राकृत थी। इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी। सातकर्णी प्रथम, इसका विवाह नागनिका से हुआ था, जिसका काफ़ी फेमस अभिलेख है नाना घाट अभिलेख महाराष्ट्र में। इसमें से भूमिदान की प्रथा का उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मणों को भूमिदान का प्रथम चर्चा यहीं से मिलती है। और 2 अश्वमेध यज्ञ इसने करवाए थे और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। नागनिका ने संरक्षिका के तौर पर कार्य किया था। अब बात करते हैं हॉल के बारे में। प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती एक प्रेम कथा है जिसकी रचना हॉल ने की थी। और उसके बाद हमने गौतमीपुत्र शातकर्णी के बारे में पढ़ा था कि जो सबसे महान सातवाहन शासक था और इसने नासिक अभिलेख लिखा था। गौतमी बल श्री क्या इसको नाम से भी जाना जाता है, गौतमीपुत्र शातकर्णी को। गौतमीपुत्र शातकर्णी जिसका 106 AD से और 130 AD तक समय रहा है और ये सबसे महान सातवाहन शासक थे। नासिक अभिलेख में GPS को गौतमीपुत्र बलश्री के अभिलेख हैं जो, उसमें एक मात्र ब्राह्मण कहा है, अद्वितीय ब्राह्मण कहा है और वर्ण व्यवस्था का संरक्षक कहा है। उसको अश्र वेदों का अश्रदाता भी कहा गया है और इसने शक शासक नहपान को हराया था। वशिष्ठिपुत्र पुलवामी ये भी सातवाहन वंश का काफ़ी फेमस शासक रहा है और इसका नाम आंध्र सम्राट और दक्षिण पथेश्वर के नाम से भी इसको जाना गया है। और इसके सिक्के 2 पतवार वाली जहाज का चित्र इसके सिक्कों पर बनाया गया है।
और यज्ञश्री सातकर्णी इसको अंतिम शक्तिशाली शासक कहा है। सिक्कों पर जलियान का चित्र भी है इसके सिक्कों पर यज्ञश्री सातकर्णी के। पुलवामी चतुर्थ ये अंतिम शासक था और इसके बाद सातवाहन वंश का विघटन 4 भागों में हो गया था। विदर्भ वाकाटक वंश, दक्षिण महाराष्ट्र आभीर वंश, आंध्र प्रदेश इक्ष्वाकु वंश और कर्नाटक कदम्ब वंश। चलिए अब इसके बाद हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। और आज की क्लास में हमारे 2-4 पॉइंट सातवाहन वंश के रह गए थे, उनको भी हमने इंक्लूड किया है। सातवाहन शासक थे जो उनके सिक्के, उन्होंने ज़्यादातर शीशे के सिक्के प्रयोग किए, सर्वाधिक सिक्के शीशे के सिक्कों का प्रयोग किया। और ग्रामीण शासक को गोलमिक कहा जाता था और सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन राज्य जो है वो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया उसने। और अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास भी इस वंश के शासकों द्वारा किया गया। अब इसके बाद हम वाकाटक वंश के बारे में पढ़ते हैं। वाकाटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति के द्वारा की गई थी। उसके बाद प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन, पृथ्वीसेन, प्रवरसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन द्वितीय। जो इनका क्षेत्र था, एरिया था, वो दक्षिण भारत का था और दक्षिण भारत में भी मोस्टली महाराष्ट्र और तेलंगाना वाला क्षेत्र इनका एरिया कहा जाता था। वाकाटक वंश के संस्थापक, वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में, लगभग 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इनके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार विदर्भ के स्थानीय शासक थे। विंध्य शक्ति के बाद प्रवरसेन प्रथम वाकाटक का अकेला सम्राट जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। प्रवरसेन प्रथम 4 अश्वमेध किए थे। और प्रवरसेन के बाद जैसे वाकाटक वंश को 2 भागों में बांट दिया गया था, प्रधान शाखा और बासीय वर्ष गुल्म। जो प्रधान शाखा थे उसके प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम और द्वितीय थे। उसके बाद जो प्रभावती गुप्त ने इसकी बागडोर संभाली और प्रवरसेन द्वितीय ने भी संभाली। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट हमने एक थोड़ा डायग्राम से हम बना के समझाया है। प्रवरसेन जो प्रथम था उसके समय में जो 2 शाखाओं में बट गए थे, प्रधान शाखा और वासीय में। फिर जो रुद्रसेन द्वितीय था उसके समय में ही गुप्त साम्राज्य एग्जिस्ट करता था और गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त प्रथम उस समय वहाँ का शासक था और उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया। और जब रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई थी, उसकी मृत्यु के बाद जो शासन था वो प्रभावती गुप्त ने ही संभाला था। तो उस समय जब 3 शासन एक दूसरे के आसपास एग्जिस्ट कर रहे थे कि गुप्त वंश, वाकाटक वंश और शुंग वंश, तो तीनों के जो शासन के दौरान वाकाटक वंश बफर स्टेट का काम कर रहा था। एक बीच के राज्य का रोल अदा कर रहा था। तो उसके जो हैं संबंध गुप्त राज्य से अगर अच्छे हो जाएंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सोचा कि अगर मैं वाकाटक वंश के साथ अच्छे संबंध बनाता हूं तो शुंग वंश को टारगेट करने में आसानी रहेगी और उसको हम आसानी से जीत पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह प्रभावती का रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया था। अब वाकाटक वंश की कला और साहित्य के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। वाकाटक वंश में प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य की रचना की। जो प्राकृत काव्य था प्रवरसेन द्वितीय का सेतुबंध, वो मराठी भाषा में था जिसकी उन्होंने रचना की। श्रवसेन ने हरिविजय नामक प्राकृत ग्रंथ लिखा। हरिविजय जो प्राकृत ग्रंथ था वो श्रवसेन का था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने, जो कुछ समय के लिए प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में रहे थे, सेतुबंध का संशोधन किया और वैदर्भी शैली में मेघदूत लिखा था। वाकाटक वंश के नरेश
पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना नैना कुठार पन्ना के मंदिर का निर्माण करवाया। ये वाकाटक वंश के नरेश थे पृथ्वीसेन द्वितीय, जिसके सामंत व्याघ्रदेव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, नचना या नैना कुठार पन्ना। उसके बाद जो अजंता की 16 व 17वां गुहा विहार हैं और 19वें मुद्रा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में ही हुआ था। ध्यान रहे, अजंता की 16, 17 और 19वें मुद्रा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में हुआ था। तो इसलिए आप ये जरूर ध्यान रखें कि अजंता एलोरा की गुफाओं में भी इनका योगदान रहा है वाकाटक वंश का, और सातवाहन वंश का भी रहा है। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण और अमरावती कला का विकास किया था। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, आप इसको अवश्य ध्यान रखें। चलिए अब बात करते हैं चेदी राजवंश की, जो कलिंग में एग्जिस्ट करता था। चेदी राजवंश का उदय अशोक की मृत्यु के पश्चात प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और कलिंग उड़ीसा में हुआ था इसका उदय। जानकारी कहाँ से मिलती है इस राजवंश की? तो हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से इसकी जानकारी मिलती है। और इसके प्रतापी राजा खारवेल रहे हैं, जो जैन धर्म के अनुयायी थे, और जैन मुनियों के लिए इन्होंने उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था, जैसे कि अशोक ने भी करवाया था। और आजीविक संप्रदायों के लिए बराबर नाम की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण करवाया था। अध्याय 17 के बारे में अब हम बात करते हैं। चेदी राजवंश इतना बड़ा नहीं है, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम बात करते हैं मौर्योत्तर काल के में जो भारत के यवन राज्य, भारत पर जो यवन राज्यों का यूनानी आक्रमण हुए थे उनके बारे में बात करते हैं। भारत पर विदेशी आक्रमण हुए थे, इस तरह भारतीय शासकों के बारे में ऑलमोस्ट हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण। हिंद यूनानी जो हैं वो सबसे पहले आए थे, उसके बाद शक, पहला और कुषाण, इंडो ग्रीक, सीथियन, पर्शियन और कुषाण। अब हम बात करते हैं IGR, इंडो ग्रीक, इसके परिचय के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा डायग्राम बनाया है, उसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो SN लिखा है ये सेल्यूकस निकेटर है, इसको हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। पहले हम जो इंडिया का ये थोड़ा मैप बनाया उसको देखते हैं कि जो ईरान की तरफ से ये सिकंदर और ये सेल्यूकस निकेटर ये सब विदेशी आक्रमणकारी आए, तो ये शुरू में उत्तर पश्चिमी भारत पर इन्होंने आक्रमण किए। सेल्यूकस सिकंदर आया तो उसने जब जितना अपना भारत में या अखंड भारत में जो हिस्सा जीत रखा था तो उसको सेल्यूकस को देकर चला जाता है। अब अफगानिस्तान के हिस्से पर सेल्यूकस निकेटर का कब्जा हो गया था। सेल्यूकस निकेटर के जो उत्तराधिकारी थे वो इतने अच्छे नहीं थे, तो वो धीरे धीरे उस से अलग होने लग गए। और फिर अफगानिस्तान में जो बैक्टीरिया के शासक थे भारत पर आक्रमण किया उन्होंने। डियोडोट्स प्रथम और उसके बाद आया डियोडोट्स द्वितीय और यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर और हर्मिक्स। अब डेमेट्रियस के बारे में पढ़ते हैं कि जो 190 BC में डेमेट्रियस ने अफगानिस्तान और पंजाब और सिंध पर कब्जा कर लिया था डेमेट्रियस ने, और अब अपनी कैपिटल को बनाया शाकल या शियालकोट को बनाया राजधानी। इम्पोर्टेंट जो शासक था इसका वो मिनांडर था, जिसको मिलिंद भी बोलते हैं, और वो एक बौद्ध भिक्षु नागार्जुन से मिला और इनकी जो प्रश्न उत्तर या उनकी चर्चा जो हुई तो उस चर्चा को एक बुक में लिखा गया है, जिस बुक का नाम है मिलिंद पन्हो। इन दोनों के जो प्रश्न और उत्तर, मिनांडर ने जो नागार्जुन से प्रश्न किए तो जो उत्तर मिले उन्हें, उनकी दोनों की चर्चा को मिलिंद पन्हो नामक बुक में लिख दिया है। अब हम बात करते हैं यूनानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव। भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा जब ये यूनानी आक्रमण भारत पर हुए।
तो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए हिंदू यूनानी शासकों ने, और जो शासक का नाम भी इन सिक्कों पर लिखा जाने लगा। हेलेनिस्टिक कला का आरंभ हुआ भारत में, और जब हेलेनिस्टिक कला और भारतीय कला जब मिली, दोनों के मिलने के बाद गांधार किला का निर्माण हुआ। भारत में पर्दे का प्रचलन हुआ। यवनिका कहा गया था इस प्रचलन को, पर्दे प्रथा की प्रचलन को यवनिका कहा गया। अब हम बात करते हैं शक शासक सीथियन की, जिनको सीथियन भी कहा जाता है, शक शासकों को। यूनानियों के बाद मध्य एशिया से 5 शाखाओं में भारत पर शक आए। जो भारत में शकों का आगमन हुआ था वो 5 शाखाओं में हुआ था, मध्य एशिया से ये आए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अफगानिस्तान में आए शक, और उसके बाद तक्षशिला और मथुरा में आए तो उनको उत्तरी क्षत्रप कहा गया। फिर नासिक और उज्जैन में आए तो उनको पश्चिमी क्षत्रप कहा गया। शक शासकों के लिए ही क्षत्रप का प्रयोग किया जाता था। और जो पश्चिमी शाखा में उज्जैन शाखा थी, वहाँ पर उज्जैन शाखा में रुद्रदामक नामक इम्पोर्टेंट शासक मिलता है। तो इसको अवश्य ध्यान रखें, जो रुद्रदामन है उसका रिलेशन किससे था, तो उज्जैन, पश्चिमी क्षत्रप शाखा से उज्जैन शाखा से था। अब हम बात करते हैं मथुरा के शक शासकों की। मथुरा के प्रथम शासक थे राजुल। इम्पोर्टेंट जो शासक थे वो षोडाश थे। जैन ग्रंथ का कालकाचार्य कथानक के अनुसार बताया गया है कि जो शक शासक थे पहले में मालवा क्षेत्र में रहते थे, और उज्जैन के विक्रमादित्य ने 57 BC में शक शासकों को पराजित किया। तो जो शक शासक थे वो 5 शाखाओं में थे। अफगानिस्तान वाले तो कुछ इम्पोर्टेंट थे ही नहीं, तक्षशिला वाले भी इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। अब मथुरा के जो शासक थे उनको उज्जैन के विक्रमादित्य ने हरा दिया। अब जो ये 57 BC में शक शासकों को पराजित किया तो एक संवत शुरू किया गया था। तो हम एक ही बार में हम दोनों संवत का जो है कन्फ्यूज़न दूर कर लेते हैं। मोस्टली बच्चों में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि जो शक संवत है, विक्रम संवत है, वो कब लगा था, तो दोनों में कन्फ्यूज़न बना रहता है लगातार। तो हम यहाँ पर डायग्राम से हमने दोनों संवत के बारे में समझाया है कि 2 संवत कब कब लागू हुए। एक विक्रम संवत लागू हुआ, एक शक संवत लागू हुआ। विक्रम संवत 57 BC में लागू हुआ था और विक्रमादित्य के द्वारा लगाया गया था, शुरू किया गया था इसको। और जो शक संवत है वो 78 AD में शुरू किया गया था और कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। तो जो विक्रम संवत है उसकी जब हम तिथि ज्ञात करेंगे तो जो जैसे अभी 2023 चल रहा है, आज 27 दिसंबर है, तो उस हिसाब से अगर हम आज विक्रम संवत की डेट निकालना चाहें तो उसमें हमें 57 प्लस करना होगा, क्योंकि वो BC ईसा पूर्व की बात है। BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व की बात है। तो उन 57 सालों को हमें इसमें जोड़ना होगा। तो जैसे मैंने जोड़ के दिखाया है 2080 हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं एक बार शक संवत की, कि जो शक संवत है, शक संवत को कनिष्क ने 78 AD में शुरू किया था। 78 AD में शुरू किया था। तो आज की तारीख में अगर हम उसका शक संवत का समय निकालना चाहें तो 78 को हमें माइनस करना होगा 2023 में से, क्योंकि वो AD 78 इस ईस्वी की बात चल रही है। वो ईसा की प्रथम शताब्दी से 78 साल बाद की बात है। और जो विक्रम संवत है वो ईसा की प्रथम शताब्दी से 57 साल पहले की बात है, 57 ईयर पहले की बात है। इसलिए 57 को प्लस करेंगे और 78 को माइनस करेंगे तो 1945 आ जाएगा। इस तरह से हमने आपके संवत का भी जो कन्फ्यूज़न है वो भी क्लियर कर दिया है। अब हम उसके बाद जो नासिक के शक के बारे में बात करेंगे और उज्जैन के शकों के बारे में बात करेंगे, जो हम अपनी अगली क्लास में अपलोड करेंगे। कि जो नासिक है, नासिक के शक इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं है, और ये उज्जैन के शासक ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इन सब के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आप हमारी वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहें और आप हमें ऐसे ही प्यार दिखाते रहें। आप
हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और माँ सतवंती क्लास को आप अपना प्यार हमेशा बना के रखें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।